हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 6 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। दोस्तों, ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। पहले के 2 वीडियोस में हमने इसके कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं पठार, उस पे आएंगे। दोस्तों, हमने पहले के 2 वीडियोस में इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा और इसके एक टॉपिक को भी कवर किया है। दोस्तों, इस चैप्टर में हमने पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में पढ़ा है। प्रमुख स्थल रूपों का क्या मतलब है? तो हम पृथ्वी में जो स्थल भाग है हमारा, उसमें अगर हम देखें तो सभी जगह एक समान नहीं है। इसका क्या मतलब है? तो अगर हम देखेंगे तो कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, कहीं पे मैदानी भाग है, तो इस तरह का है। जैसे अगर हम अपने स्थल रूप को देखें तो कुछ इस तरह का है। पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है, कई सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उसमें हमने पिछले वीडियो में पर्वत के बारे में ठीक से पढ़ लिया था, काफी डिटेल से हमने पढ़ा था, उसको समझ करके पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा आगे की चीजों को पढ़ेंगे। आज हम पठार पढ़ेंगे। तो चलिए हाइलाइटर ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ जो लिखा है वो है कि पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं और जिनके खड़े ढाल होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कई 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या फिर पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार आ, पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि पठार क्या है। दोस्तों, यहाँ कहा जा रहा है पठार जो है ना, जैसे हमने पढ़ा था पर्वत के बारे में कि अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, पर्वत में ऊपर चढ़ेंगे, तो पर्वत का शिखर जो होगा वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, और पर्वत का आधार यानी नीचे जो है ना, वो काफी चौड़ा होता है। लेकिन हम पठार में इस तरह की विशेषता नहीं देखते हैं। पठार हम किसको बोलेंगे? जिसमें जब हम ऊपर जाएंगे ना, तो देखेंगे ऊपर भी समतल है, एकदम मेज के समान सपाट है ऊपर भी। ठीक है, तो इस तरह की जो उठी हुई भूमि होती है, आसपास से उठा हुआ होता है, लेकिन ऊपर ये शिखर, इसका जो होता है कोई शिखर नहीं होता है। ऊपर छोटा नहीं होता है, ऊपर भी एकदम सपाट समतल होगा। ठीक है, लेकिन आसपास की भूमि से थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। तो इस तरह की जो भूमि होती है, इस तरह का जो स्थल रूप होता है, उसको हम पठार कहते हैं। अच्छा, ये जो पठार है ना, वो कई 100 मीटर भी उठा हुआ हो सकता है और हजारों मीटर तक उठा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की बात है। अगर हम देखें तो दक्कन का पठार जो है, वो बहुत पुराने पठारों में से एक है। भारत में पाया जाता है दक्कन का पठार। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ बताया जा रहा है कि केन्या, तंजानिया, युगांडा और पूर्वी अफ्रीका का पठार, ठीक है, मतलब युगांडा का और पूर्वी अफ्रीका का पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए, एक तिब्बत का पठार भी है। अगर भारत का ऊपरी हिस्सा में अगर हम देखें तो चाइना वाला एरिया है, तिब्बत वाला एरिया है, तो तिब्बत का भी पठार है। ठीक है, वो भी इसी का उदाहरण है। यहाँ पर आपको फोटो में भी दिखाया गया है 5.1, जो हमने मैप जो देखा था, मैप, उसमें तिब्बत का पठार वर्णित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको फोटो भी दिया गया है, जिसे अगर आप देखें तो ये आसपास की भूमि से देखिए उठा हुआ है, काफी उठा हुआ है ना। देखिए, ये उठा हुआ है। अगर आप देखें तो इधर पूरा इस तरह से है, ये देखिए। लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर एकदम सपाट है। इस तरह की भूमि होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पठार। यहाँ पर एक बात और लिखी गई है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है।
पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अच्छा, पठार ना बहुत उपयोगी होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ खनिजों की प्रचुरता होती है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर लोहा हो गया, कोयला हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब पाया जाता है। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। और भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण जो हैं वो, जैसे पठार से नदियां जब नीचे गिरती है तो जलप्रपातों का निर्माण होता है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में पाया जाता है, भारत के झारखंड राज्य में। और इस झारखंड राज्य में जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी जब नीचे गिरती है तो हुंडरू जलप्रपात बनता है। ठीक है, और यहाँ कई प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं पठारों में, ये मैंने आपको पहले भी बताया। आगे देखिए, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। अच्छा, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल भी होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, मतलब घूमने लायक स्थान भी होता है। तो हमने पठार पढ़ लिया, अब यहाँ मैदान भी दिया गया तो मैदान भी पढ़ ही लेते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। मतलब मैदान आप देखिएगा, पर्वत हमने क्या पढ़ा कि ऊंचा होता है, ऊपर जो शिखर होता है वो छोटा होता है, और आधार देखिएगा तो चौड़ा होता है। पर्वत का मैं बात कर रहा हूँ। और पठार जो है वो आसपास की भूमि से उठा हुआ होता है, लेकिन ऊपर भी जो है ना पठार का वो सपाट होता है। ठीक है, अब मैदान क्या होता है, तो आसपास की भूमि से उठा हुआ नहीं होता है, ये समतल भूमि होता है, समतल भाग होता है। ठीक है, अब आगे लिखा जा रहा है कि वे सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल या तरंगित हो सकते हैं, और अधिकांश मैदान नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। अच्छा, नदी से कैसे बनता है, तो नदी जब बहती है ना तो अपने साथ कई सारे अवसाद लेकर के आती है, मतलब मिट्टी, बालू, पत्थर का टुकड़ा या बहुत कुछ लेकर के आती है। और जब वो धीमी पड़ जाती है तो फिर उन अवसादों को छोड़ देती है। ठीक है, और जब बाढ़ आता है कभी कभी नदी पे तो अपने आसपास के एरिया में उन अवसादों को फैला देती है, तो इससे ना मैदानों का निर्माण होता है। बाढ़ के मैदानों का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपरदित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है, और इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। अच्छा, अपरदित करने का क्या मतलब है कि अपने साथ उठा के ले आती है, और निक्षेपित करने का मतलब क्या है कि छोड़ देती है। ठीक है, तो जहाँ पे छोड़ती है वहां पर उन घाटियों में मैदानों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जो मैदानी इलाका है, आप अपने कॉमन सेंस से भी सोचिएगा, तो मैदानी इलाका जहाँ पे समतल भूमि है वहां पर परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होगा अपेक्षाकृत। इसीलिए, और यहाँ पर ना जीवन सरल होता है, इसीलिए मैदानी भाग में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत एवं एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान है, तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। भारत में अगर आप देखिएगा तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान है,
ये मैदान आपको उत्तर प्रदेश, बिहार वाले इलाके में मिल जाएगा। ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। ठीक है, और अगर आप देखिएगा तो बिहार और उत्तर प्रदेश काफी जनसंख्या वाला भी एरिया है। ठीक है, मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ यह भाग खेती के लिए उपयुक्त होता है। अब भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं था, काफी आसान सी चीजें थी जो आपको ऐसे ही पढ़कर समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ और भी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसको भी मैं आज ही करा देता हूँ ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप की विविधता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। हाँ, तो जैसे मान लीजिए पर्वत है, पर्वत में जो लोग रहते हैं वो पठारों में रहने वाले लोगों से अलग जीवन यापन करते हैं, मतलब दोनों का कल्चर अलग होगा। मैदानों में जो लोग रहते हैं उनका जो रहन सहन का तरीका है वो अलग होगा जो लोग पहाड़ों में या पठारों में रहते हैं उनसे। ठीक है, तो उसी को कहा जा रहा है कि अलग अलग स्थल रूपों में लोग अलग अलग तरह से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है और मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। अच्छा, मैदानों में जीवन आसान होता है, कोई टेंशन नहीं है, वहां न तो पहाड़ चढ़ना है, न पानी का टेंशन है, कोई चीज का टेंशन नहीं है मैदानी एरिया में। और खेती भी करेंगे तो यहाँ पे भरपूर फसल होती है मैदानी इलाका में, क्योंकि वहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो अपेक्षाकृत ज्यादा उपजाऊ होती है बाकी मिट्टियों से। ठीक है, मैदानों में फसलें मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। और क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ जो है वो बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इन आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। ये तो बात सही है, हमने कई बार ये सुना है, देखा है कि बाढ़ से कई लोगों की मौत हो जाती है, वहाँ जान माल का नुकसान होता है। ठीक है, हम कितने तरीके से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना, और इसी प्रकार हम कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, हमारा यह कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें मिल गया है तो हमें सिर्फ हमें ही यूज करना है और हमारे बाद इसको कोई नहीं यूज करेगा और हमें इसे बर्बाद करने का अधिकार मिल गया है। ऐसा नहीं है, हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए और इसका उपयोग हमें ठीक तरीके से करना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कुछ बताया गया है। स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु एवं स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा ताकि आसपास का हमारा वातावरण जो है वो स्वच्छ हो, और स्वच्छ वातावरण में ही स्वच्छ शरीर निवास करेगा और स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया। इसमें कुछ सवाल भी हैं जो काफ़ी आसान से हैं, तो इसको आप बना सकते हैं क्योंकि हमने डिस्कस किया है। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, तो पर्वत, पठार, मैदान है भाई। ठीक है, यहाँ सेकंड नंबर में पूछ रहा है कि पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है। तो पर्वत का जो शिखर होता है वो छोटा होता है, आधार जो है वो चौड़ा होता है। पठार में आप शिखर देखेंगे ही नहीं,
पर्वत का ऊपरी भाग भी मेज के समान सपाट होता है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो 3 प्रकार हमने पढ़े थे इस चैप्टर में, वलित पर्वत, भ्रंशोथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, यहाँ अगला बोला जा रहा है मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है। तो पर्वत बहुत कई तरह से उपयोगी है। पर्वत जो है वो जल का संग्रहागार होता है, हमने पढ़ा था। वहाँ कई ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं और उसमें ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ पाए जाते हैं। ठीक है, और उन ग्लेशियर्स से नदियाँ निकलती है। ठीक है, और वो नदियाँ जो है वो बहुत उपयोगी होती है। साथ ही हम घूमने भी जाते हैं पर्वतों में, कई तरह के खेल भी खेलते हैं हम पर्वतों में। पर्वतों में जंगल होते हैं और उन जंगलों में कई तरह की औषधियाँ जो हैं वो हमें मिलती है। कई तरह की पर्वतीय लकड़ियाँ हमें प्राप्त होती है, जिससे हम अपने आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं, साथ साथ उनका उपयोग कई जगहों पे हम करते हैं। ठीक है, तो बहुत उपयोगी होते हैं हमारे लिए पर्वत। अगला पूछा जा रहा है मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो पर्वतों से जो नदियाँ बहती है तो अपने साथ अवसाद लेकर आती है अपर्दन करके, और घाटियों में उन अवसादों को निक्षेपित कर देती है, यानी छोड़ देती है। और कभी कभी बाढ़ आता है तो बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है, और नदियों द्वारा लाए गए पदार्थों से ही मैदानों का निर्माण होता है घाटियों में। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं उत्तर को। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? तो यहाँ बोल रहा है कि नदियों जो द्वारा जो मैदान बनते हैं उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैदानों में जीवन जो है वो सरल होता है। ठीक है, क्यों सरल होता है भाई? तो समतल एरिया होता है तो यहाँ पर परिवहन के साधन आसानी से विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, मैदानों में जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, वो बहुत उपजाऊ होती है और यहाँ पर हम फसल उपजा सकते हैं और काफ़ी अच्छी फसल होती है। ठीक है, और मैदानों में हमें पीने के पानी के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और जीवन अपेक्षाकृत पर्वतों और पठारों से सरल होता है। आगे क्या बोला जा रहा है, पर्वतों में जनसंख्या कम होती, क्यों? तो यहाँ का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है, पर्वतों में जो जमीन है वो समतल नहीं होता है, वहाँ की जमीन जो है वो खड़ी ढाल वाली होती है। ठीक है, साथ ही ऊपर जो है वो टेम्परेचर बहुत कम होता है। ये सब ना घूमने के लिए ज़्यादा अच्छा है, 1 दिन 2 दिन आप गए तो आप घूम फिर के आ गए। लेकिन अगर आपको साल भर 2 साल भर वहाँ रहना पड़ेगा तो ये बहुत चुनौती भरा कार्य होता है। ठीक है, साथ ही वहाँ पर फसल भी हम कोई फसल ही उगा सकते हैं, सभी फसल को नहीं उगाया जा सकता है वहाँ पे। ठीक है, अगला पूछा जा रहा है पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं किस चीज़ में? तो ये अभिमुखता में होते हैं। ठीक है, हिमानी कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमानी पर्वतों में पाए जाते हैं। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो ये भारत में स्थित है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है भाई? तो यांगत्से नदी मुझे लगता है चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आल्प्स है। ठीक है, खाली स्थान भरने को बोल रहा है। समतल भूमि वाले विस्तृत मैदान को क्या कहते हैं? विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो मैदान कहते हैं। दूसरा है हिमालय एवं आल्प्स, जो है ये दोनों वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। अब यहाँ खाली स्थान क्षेत्र में खनिज की प्रचुरता होती है, तो ये पठारी क्षेत्र में होती है। ठीक है, और यहाँ खाली स्थान पर्वतों का एक क्रम है, तो श्रृंखला जो है, पर्वत श्रृंखला जो है वो पर्वतों का एक क्रम है। खाली स्थान क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं, तो ये मैदानी क्षेत्र सबसे अधिक उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे और इसमें हम हमारे देश भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।